हाय प्रिय सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस में 2014 जीएस प्रश्न पत्र 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये हमारी 5 प्रश्नों की प्रीवियस ईयर्स की श्रृंखला है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हाँ, हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। कहीं से आपको किसी भी प्रश्न को लिखने में कठिनाई नहीं होगी। अब हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। अब हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। सुख की तलाश को मानव अस्तित्व के महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह सहस्राब्दियों से स्थापित किया गया है कि खुशी किसी के लिए सब कुछ अच्छा लाती है। परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं। और मुख्य भाग पर चलते हैं। सुख का अर्थ। सुख एक सार्वभौमिक आकांक्षा है जो सांस्कृतिक, नस्ल, लिंग और उम्र से परे है। यह एक सकारात्मक भावना है जो कल्याण, संतुष्टि और तृप्ति की भावना लाती है। दूसरा पॉइंट है, लोग सामान्य तौर पर सुख हासिल करने का प्रयास करते हैं और इसे प्रायः अच्छे जीवन के उपाय के रूप में देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है, जब मैं कोई ऐसी किताब पढ़ रहा होता हूँ जो मुझे पसंद है तो मुझे पढ़ने से खुशी मिलती है। पॉइंट 4 है, इसी तरह जब मेरा परिवार और दोस्त खुश, स्वस्थ, सफल और संतुष्ट होते हैं तो यह मेरे लिए खुशी का कारण बन जाता है। 5वां पॉइंट है, मनोवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी खुशी के विभिन्न घटकों की पहचान की है, जैसे सकारात्मक भावनाएं, जीवन, संतुष्टि और अर्थ और उद्देश्य की भावना। निष्कर्ष पर चलते हैं। अंततः सुख व्यक्ति परक है और कई कारकों से प्रभावित हो सकती है, जैसे आनुवंशिकी, व्यक्तित्व, जीवन के अनुभव और सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। यह एक जटिल तथा गतिशील निर्माण है जो समय के साथ बदल सकता है। इसके अतिरिक्त इसे विकसित करने के लिए निरंतर ध्यान और प्रयास की आवश्यकता होती है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है? लोक प्रशासन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। नैतिकता मानव जीवन में सही और गलत, निष्पक्षता, न्याय और जिम्मेदारी के सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहती है। यह निर्णय लेने, व्यवहार और संबंधों के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करती है। साथ ही यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि व्यक्ति और संगठन उन मूल्यों के अनुसार कार्य करें जो मानव समृद्धियों एवं कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। अब सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। लोक प्रशासन में नैतिकता का महत्व के बारे में अब देखेंगे। नंबर 1 है, लोक प्रशासन में नैतिकता और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों और निर्णयों का समाज और नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है, सार्वजनिक प्रशासक सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन, सेवाएं प्रदान करने और सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाली नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
तीसरा पॉइंट है, एक सिविल सेवक को कभी कभी बाह्य शक्तियों से मजबूर होने पर भी स्वतंत्र और साहसी रहना पड़ता है। अगला पॉइंट है, लोक प्रशासन में नैतिकता के महत्व का एक और उदाहरण जटिल नैतिक दुविधाओं की स्थिति में निर्णय लेने में मार्गदर्शन के लिए नैतिक ढांचे का उपयोग है। उदाहरण के रूप में सार्वजनिक प्रशासकों को यह तय करने में नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है कि शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल के लिए धन जैसे दुर्लभ संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाए। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नैतिकता मानव जीवन में सही और गलत, निष्पक्षता, न्याय और जिम्मेदारी के सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहती है। लोक प्रशासन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नैतिकता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि सार्वजनिक अधिकारी सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें, साथ ही ऐसे निर्णय लें जो निष्पक्ष, उचित और सार्वजनिक हित में हो। अब नैतिक ढांचे जटिल नैतिक दुविधाओं के सामने निर्णय लेने का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि निर्णय व्यक्तिगत हितों या पूर्वाग्रहों के बजाय नैतिक सिद्धांतों के आधार पर किए जाएं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्षा सेवाओं के संदर्भ में देशभक्ति राष्ट्र की रक्षा करने में अपना जीवन उत्सर्ग करने तक की तत्परता की अपेक्षा करती है। आपके अनुसार दैनिक असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या तात्पर्य है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसको स्पष्ट कीजिए और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। अब हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। रोज़मर्रा के नागरिक जीवन में देशभक्ति का तात्पर्य किसी के देश और समुदाय के प्रति प्रेम, वफादारी और प्रतिबद्धता की भावना से है। इसमें अपनी विरासत, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना तथा अपने राष्ट्र और साथी नागरिकों की बेहतरी के लिए कार्य करना शामिल है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। रोज़मर्रा के नागरिक जीवन में देशभक्ति विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। उदाहरण के रूप में इसमें देश के कानूनों और संस्थानों का सम्मान करना, करों का भुगतान करना, सामुदायिक सेवा गतिविधियों में स्वेच्छा से भाग लेना और मतदान जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना और सार्वजनिक चर्चा में शामिल होना शामिल हो सकता है। अगला पॉइंट है, देशभक्ति में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, हाशिए पर रहने वाले समुदायों का समर्थन करना और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में कार्य करना भी शामिल हो सकता है। इसमें भेदभाव, अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध खड़ा होना और सभी नागरिकों के अधिकारों की वकालत करना शामिल हो सकता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्षतः रोज़मर्रा के नागरिक जीवन में देशभक्ति में अपने देश और समुदाय के प्रति प्रेम, निष्ठा और प्रतिबद्धता की भावना शामिल होती है। देशभक्ति वास्तव में विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे देश के कानूनों और संस्थानों का सम्मान करना, हाशिए पर रहने वाले समुदायों का समर्थन करना, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना तथा सभी नागरिकों के अधिकारों की वकालत करना। यह एक स्वस्थ और जीवंत समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही नागरिकों के बीच एकजुटता, करुणा और सामान्य उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक जीवन में शुचिता, प्रॉपर्टी से आप क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयाँ हैं? इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं? हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। सार्वजनिक जीवन में शुचिता का तात्पर्य ईमानदार, पारदर्शी होने और सार्वजनिक मामलों के
संचालन में उच्च नैतिक सिद्धांतों तथा सत्यनिष्ठा रखने के गुण से है। यह सुशासन का एक अनिवार्य पहलू है। साथ ही सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। और मुख्य भाग पर चलते हैं सीधे। निम्नलिखित कारणों से शुचिता प्रॉपर्टी का अभ्यास करना हर दिन कठिन होता जा रहा है। पहला है, जैसा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा देखा गया, सिविल सेवकों की उच्च स्वेच्छाचारिता। अगला पॉइंट है, राजनेताओं में घटते नैतिक मूल्य। अगला पॉइंट है, जनता में अपने अधिकारों के प्रति कम जागरूकता सिविल सेवकों और प्रतिनिधियों को सार्वजनिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहने का मौका देती है। अगला पॉइंट है, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता में सामान्य गिरावट से ईमानदार लोगों के लिए भी सत्यनिष्ठा का पालन करना कठिन हो जाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई कारण हैं। नंबर 1, सार्वजनिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। इसमें भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाने और लागू करने, स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की स्थापना करना, गलत कामों की निगरानी करना और उन्हें उजागर करने में सिविल सोसाइटी संगठनों एवं मीडिया की भूमिका को मजबूत करने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने का एक और तरीका शिक्षा एवं जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों में निवेश करना है, जो नैतिक व्यवहार तथा नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें सार्वजनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना और सार्वजनिक मामलों के सभी पहलुओं पर में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एक व्यक्ति को हमेशा अपनी ओर से सत्यनिष्ठा के लिए प्रयास करना चाहिए। नैतिक शिक्षा और जागरूकता से भी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बढ़ सकती है। ध्यातव्य है कि जब पूरी दुनिया खामोश हो तब एक आवाज़ भी फर्क ला सकती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञान के बिना ईमानदारी कमज़ोर और व्यर्थ है, परंतु ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आधुनिक संदर्भ से उदाहरण लेते हुए अपने अभिमत को स्पष्ट कीजिए। हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। सैमुअल जॉनसन का दिया गया कथन सत्यनिष्ठा और सूचना के बीच आंतरिक संबंध को दर्शाता है, जो दोनों शासन के महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं। सत्यनिष्ठा विश्वासों, दृढ़ विश्वासों, मानकों, विश्वासों और व्यवहारों का एकीकरण है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। यहाँ विशिष्ट भारतीय उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आधुनिक संदर्भ के उदाहरणों के साथ कथन की व्याख्या दी गई है। ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा कमज़ोर और बेकार है। इसके बारे में हम देखेंगे। नंबर 1, विषय उप विषय नैतिक निर्णय लेना। अब हम स्पष्टीकरण के बारे में देखें। हालांकि अच्छे इरादे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें स्थिति की ठोस समझ और प्रासंगिक जानकारी द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। अब हम उदाहरण देखते हैं। 1950 के दशक में भाखड़ा नागल बांध के निर्माण के दौरान अच्छे इरादों वाले एक सिविल सेवक ने विस्थापित समुदायों को उनके आजीविका पैटर्न की उचित समझ के बिना स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा था। अब हम सत्यनिष्ठा के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक है, इसके बारे में देखेंगे। उपविषय नैतिक आचरण। स्पष्टीकरण नैतिक विचारों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप व्यक्तियों और समग्र रूप से समाज पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में 1970 के दशक में एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी ने एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना में रिश्वत और गबन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी अनुबंधों के अपने व्यापक ज्ञान का दुरुपयोग किया। अब हम सत्यनिष्ठा और ज्ञान के संयोजन का महत्व के बारे में। उपविषय नेतृत्व और शासन।
स्पष्टीकरण। जब ईमानदारी ज्ञान के उपयोग का मार्गदर्शन करती है तो निर्णय और कार्य नैतिक सिद्धांतों में निहित होते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ होता है। उदाहरण के रूप में 1990 के दशक के दौरान एक ईमानदार और जानकार सिविल सेवक ने आर्थिक सुधारों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है सत्यनिष्ठा को कायम रखना और ज्ञान को बढ़ावा देना। नंबर 1 उप विषय शिक्षा एवं अनुसंधान। स्पष्टीकरण। ज्ञान की खोज के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर जोर देना व्यक्तियों को सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेने की क्षमता से लैस करता है। तीसरा पॉइंट है उदाहरण के रूप 1980 के दशक में सार्वजनिक प्रशासन के एक प्रोफेसर ने लगातार अपने छात्रों के बीच शैक्षणिक सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण पर जोर दिया है। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इस प्रकार ज्ञान और सत्यनिष्ठा एक ही गाड़ी के पहियों को संतुलित कर रहे हैं। एक सही रास्ता दिखाता है और दूसरा उस रास्ते पर चलने की इच्छा प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों के साथ सदैव उनको अपने आप में लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उनको केवल साधन नहीं मानना चाहिए। आधुनिक तकनीकी आर्थिक समझ में इस कथन के निहितार्थों का उल्लेख करते हुए इसका अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। अब हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों को मनुष्य के रूप में उनके आंतरिक मूल्य के लिए सम्मान एवं महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी अन्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह विचार नैतिकता का एक मौलिक सिद्धांत है और समाज में व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में महत्व के बारे में देखेंगे। आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में व्यक्तियों को अपने आप में साध्य मानने का महत्व सर्वोपरि है। प्रौद्योगिकी और स्वचालन के बढ़ते उपयोग ने प्रायः मानव कल्याण की कीमत पर दक्षता और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया है। श्रमिकों को कभी कभी उनकी आदती आवश्यकताओं और इच्छाओं वाले मूल्यवान इंसानों के बजाय मशीन के महज टुकड़ों के रूप में माना जाता है। दूसरा पॉइंट है इसके अलावा लाभ और आर्थिक विकास की चाह में व्यक्तियों का प्रायः शोषण किया जाता है या उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। उनके बुनियादी मानवाधिकारों और गरिमा की उपेक्षा की जाती है। इसे शोषण के विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, जैसे बाल श्रम और मानव तस्करी। आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में व्यक्तियों को केवल साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वयं के साध्य के रूप में मानने का सिद्धांत कैसे लागू किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट है उचित श्रम प्रथाएं। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ सकता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में व्यक्तियों को अपने आप में अंत मानने का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को उचित वेतन दिया जाए, काम करने की सुरक्षित स्थितियां हो और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है गोपनीयता अधिकार। प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने गोपनीयता और व्यावसायिक लाभ के लिए व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। व्यक्तियों को अपने आप में अंत मानने का अर्थ है उनकी निजता के अधिकार को पहचानना और यह सुनिश्चित करना कि उनके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग अनैतिक या हानिकारक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सतत विकास। आर्थिक विकास की खोज में दीर्घकालिक परिणामों की परवाह किए बिना प्रायः प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। व्यक्तियों को अपने आप में साध्य मानने का अर्थ है सतत विकास के महत्व को पहचानना, जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं और
पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। अपने आप में साध्य मानने का सिद्धांत इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है कि आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। सभी व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य को पहचानने के साथ साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है कि आर्थिक विकास एवं तकनीकी प्रगति की दिशा में भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं और अधिकार पूरे हों। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रेरणा दी है, उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए। विशिष्ट उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि आप अपने नैतिक विकास के लिए उन शिक्षाओं को किस प्रकार लागू कर पाए हैं। हम भूमिका पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का दर्शन और वह आदर्श जिनके लिए वह जिए और कार्य किए आज युवाओं के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। वह चाहते थे कि युवाओं सहित देशवासियों के पास लोहे की मांसपेशियां, फौलाद की नसें और वज्र जैसा मस्तिष्क हो। उनकी जयंती अर्थात 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। अब हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के बारे में। नंबर 1 है तर्क संगतता और वैज्ञानिक स्वभाव। उन्होंने अंधविश्वासों की निंदा की और धर्म के हर पहलू के लिए तर्क संगतता और वैज्ञानिक अर्थ की खोज की। उनका कहना था कि यदि अंधविश्वास मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए तो मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और जीवन में पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा पॉइंट है बंधुत्व। विश्व धर्म संसद में उनके भाषण तथा बात की पहलों के माध्यम से भारत के लोगों और विश्व के लोगों के बीच बंधुत्व की भावना विकसित हुई है। उदाहरण के रूप में ऐसे देश में जहाँ कई धर्मों का जन्म हुआ है और लोगों में विविधता है, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ और देशवासियों के साथ बंधुत्व की भावना महसूस करता हूँ। तीसरा पॉइंट है धर्म। उनके अनुसार सच्चा धर्म वह है जो अपने विवेक और व्यक्तिगत धर्म का पालन करता है। वह संस्थागत धर्म को व्यक्तिगत धर्म से अलग करता है। उदाहरण के लिए हम श्री रामकृष्ण ने धर्मों के सामंजस्य पर शिक्षा देकर विभिन्न संप्रदायों के लोगों को आकर्षित किया। विवेकानंद के साथ साथ अनेक गृहस्थ एवं युवा उनके शिष्य बने। चौथा पॉइंट है सशक्तिकरण। उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना था कि युवा ऊर्जा देश का स्वरूप बदल सकती है। तो हम अगला पॉइंट तर्क संगतता के बारे में। वह आधुनिक भारत में नैतिकता और धर्म के क्षेत्र में तर्कवादी आंदोलन के अग्रदूत थे। अब हम उदाहरण के रूप में भ्रामक सूचना और घृणा फैलाने वाले भाषणों को फैलाने से रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर अंकुश लगाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के रूप में विवेकानंद ने मुझे वंचितों के प्रति अपने कर्तव्य को समझने में मदद की, जिससे मुझे एहसास हुआ कि हम सभी एक हैं, यानी परमात्मा हैं। जब तक हम सभी खुश नहीं होते, हर कोई दुखी रहता है। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उनकी शिक्षाएं वेदों और उपनिषदों के विषय पर केंद्रित हैं, जो युवा जनसंख्या के लिए प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवा पीढ़ी, जिसे वे आधुनिक पीढ़ी कहते थे, बहुत शक्तिशाली है। युवा कुछ भी और सब कुछ कर सकता है और इसमें संपूर्ण देश को पुनर्जीवित करने तथा भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने के उनके सपने को साकार करने की शाश्वत शक्ति निहित है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक सेवकों पर भारी नैतिक उत्तरदायित्व होता है क्योंकि वे सत्ता के पदों पर आसीन होते हैं। लोक निधियों की विशाल राशियों पर कार्रवाई करते हैं और उनके निर्णयों का समाज और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
ऐसे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अपनी नैतिक सक्षमता पुष्ट करने हेतु आपने क्या कदम उठाए हैं? हम भूमिका पर सीधे चलते हैं। सिविल सेवकों पर ईमानदारी और नैतिक आचरण के साथ सार्वजनिक हित की सेवा करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। नैतिक क्षमता में सुधार करने और ऐसी जिम्मेदारी संभालने के लिए सिविल सेवक कई कदम उठा सकते हैं। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण। सिविल सेवक नैतिक सिद्धांतों और सार्वजनिक सेवा में उनके अनुप्रयोगों के बारे में जानने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण सत्रों में भाग ले सकते हैं। वह अपने ज्ञान और समझ को बेहतर बनाने के लिए नैतिकता, शासन और कानून से संबंधित पाठ्यक्रम में भाग भी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आचार संहिता। सिविल सेवकों को एक आचार संहिता का पालन करना चाहिए जो उन नैतिक मानकों की रूपरेखा तैयार कर लेती है जिनका उनसे पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वर्तमान सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबिंबित करती है। संहिता की नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जवाबदेही एवं पारदर्शिता। सिविल सेवकों को अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए, साथ ही जनता के साथ अपने व्यवहार में पारदर्शी होना चाहिए। उन्हें अपनी गलतियां स्वीकार करने और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार एक सिविल सेवक को अपने आचरण में नैतिक रहना होगा। इसके लिए मैंने अपनी नैतिक क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं। नंबर 1 है मैं अपने आचरण में सत्यनिष्ठ रखता हूँ। मैं अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराए जाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ। मैं दूसरों की समस्याओं के प्रति सचेत और सहानुभूतिशील रहने का प्रयास करता हूँ। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। कुल मिलाकर सिविल सेवकों पर ईमानदारी और नैतिक आचरण के साथ सार्वजनिक हित की सेवा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी नैतिक क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाकर वह यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके निर्णयों और कार्यों का समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान समाज व्यापक विश्वास न्यूनता से ग्रसित है। इस स्थिति के व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में क्या परिणाम है? आप अपने को विश्वसनीय बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम भूमिका को लिखेंगे। इसे रोकने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के बावजूद भ्रष्टाचार कई समाजों में लगातार चुनौती बनी हुई है। भ्रष्ट आचरण से निपटने के लिए आचार संहिता निर्धारित करना, सतर्कता सेल आयोग स्थापित करना, सूचना के अधिकार को बढ़ावा देना, सक्रिय मीडिया को शामिल करना तथा कानूनी तंत्र को मजबूत करने जैसे उपाय किए गए हैं। हालांकि भ्रष्टाचार को नियंत्रण में लाने में उनकी प्रभावशीलता मूल्यांकन का विषय बनी हुई है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विकास की कमी का प्रभाव के बारे में देखते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत स्तर पर विश्वास की कमी से अलगाव, चिंता और तनाव की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। जब विश्वास की कमी हो तो सार्थक रिश्ते बनाना या उन्हें बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरा पॉइंट है इसके अतिरिक्त विश्वास हमारे जीवन के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारे करियर, जहां विश्वास की कमी रोजगार के प्रदर्शन, पदोन्नति और सहकर्मियों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक स्तर पर विश्वास की कमी सामाजिक एकजुटता को नष्ट कर सकती है और संस्थानों और सामाजिक मानदंडों के टूटने का कारण बन सकती है। खुद को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए आप व्यक्तिगत स्तर पर कई कदम उठा सकते हैं। इसमें शामिल है नंबर 1 है ईमानदारी।
विश्वास कायम करने के लिए अपने संचार और कार्यों में ईमानदार होना आवश्यक है। अपने वादों को निभाना और दूसरों के साथ अपने व्यवहार में पारदर्शी रहना महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, विश्वसनीयता। विश्वास कायम करने के लिए विश्वसनीय और सुसंगत होना महत्वपूर्ण है। आप निरंतर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करके और भरोसेमंद रहकर खुद को एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सम्मान। विश्वास कायम करने के लिए दूसरों के साथ सम्मान और दयालुता का व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। आपको दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही उनके साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आना चाहिए। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्षतः विश्वास की कमी के व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। स्वयं को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए आप व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदारी, विश्वसनीयता, सम्मान, योग्यता और सुनने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा करके आप मजबूत रिश्ते बनाने में मदद कर सकते हैं, फलस्वरूप अधिक एकजुट एवं सहकारी समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्ति करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं? उदाहरणों के द्वारा अपने उत्तर को संपुष्ट कीजिए। सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। गरीबी को प्रायः भ्रष्टाचार के कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है, क्योंकि गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भ्रष्ट प्रथाओं का सहारा ले सकते हैं। हालांकि भ्रष्टाचार केवल गरीबों तक ही सीमित नहीं है, यह समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्तियों सहित समाज के सभी वर्गों में पाया जा सकता है। हम मुख्य भाग पर चलते हैं। लोगों के बीच भ्रष्टाचार के मूल कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य कारकों में शामिल हैं। नंबर 1, लालच। बहुत से लोग सत्ता, धन या अन्य भौतिक लाभों के लालच के कारण भ्रष्ट आचरण में संलग्न होते हैं। वे धन हासिल करने या अपने प्रभाव की स्थिति बनाए रखने के लिए अनैतिक या अवैध गतिविधियों में शामिल होने के इच्छुक हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जवाबदेही की कमी। संस्थानों या संगठनों में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार हो सकता है। जब भ्रष्ट आचरण का कोई परिणाम नहीं होता है तो लोगों के इसमें शामिल होने की अधिक संभावना हो सकती है। तीसरा पॉइंट है कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र। कमज़ोर या अप्रभावी प्रवर्तन तंत्र भी भ्रष्टाचार में योगदान कर सकते हैं। यदि भ्रष्ट आचरण का कोई परिणाम न हो तो लोगों को इसमें शामिल होने की अधिक संभावना हो सकती है। अब संपन्न और शक्तिशाली लोगों के बीच भ्रष्टाचार के उदाहरणों में शामिल के बारे में देखेंगे। नंबर 1, कारपोरेट भ्रष्टाचार। कई कंपनियों को रिश्वतखोरी या अंदरूनी व्यापार जैसे भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया गया है। उदाहरण के रूप में वर्ष 2015 में फॉक्सवैगन समूह को उत्सर्जन टेस्टिंग में धोखाधड़ी करते हुए पाया गया था कि परिणामस्वरूप एक बड़ा घोटाला हुआ जिसने कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार प्रायः राजनीति से जुड़ा होता है। कई राजनेताओं को भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का दोषी पाया गया है। उदाहरण स्वरूप दक्षिण कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे पर वर्ष 2017 में महाभियोग चलाया गया और भ्रष्टाचार के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई। तीसरा पॉइंट है खेल भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार खेल उद्योग में भी पाया जा सकता है, जहां एथलीट और अधिकारी डोपिंग, मैच फिक्सिंग या अन्य भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। वर्ष 2015 में फीफा अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जिससे फुटबॉल जगत में एक बड़ा घोटाला हुआ। अब सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जबकि गरीबी भ्रष्टाचार में योगदान देने वाला कारक हो सकती है, भ्रष्टाचार समाज के सभी क्षेत्रों में पाया जा सकता है। लोगों के बीच भ्रष्टाचार के मूल कारणों में लालच, जवाबदेही की कमी,
कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र और भ्रष्टाचार की संस्कृति शामिल है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए इन अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की आवृत्ति एटीट्यूड के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम आवृत्तियाँ व्याप्त हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषय आवृत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं? इन विषम आवृत्तियों के अस्तित्व को आप किस प्रकार स्पष्ट करते हैं? अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। सामाजिक समस्याओं के प्रति किसी व्यक्ति की आवृत्ति निर्माण कई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानदंड, शिक्षा और मीडिया जोखिम शामिल है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। व्यक्ति की आवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे। किसी सामाजिक समस्या जैसे गरीबी या भेदभाव के साथ व्यक्तिगत अनुभव इस मुद्दे के प्रति किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को आकार दे सकते हैं। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानदंड, जैसे लिंग भूमिकाओं या नस्लीय पदानुक्रम के बारे में मान्यताएं सामाजिक समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा और मीडिया का प्रदर्शन भी सामाजिक मुद्दों पर जानकारी और विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करके आवृत्ति को आकार देने में भूमिका निभा सकता है। अब हम जाति व्यवस्था के संबंध के दृष्टिकोण के बारे में देखेंगे। नंबर 1 है परंपरावादी दृष्टिकोण के बारे में। मुख्य ध्यान पारंपरिक जाति आधारित पदानुक्रम को कायम रखना। हम इसके स्पष्टीकरण के बारे में समझेंगे। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि जाति व्यवस्था भारतीय संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। वह जाति को श्रम के एक आवश्यक विभाजन के रूप में देख सकते हैं और सामाजिक स्थिरता के लिए जाति आधारित प्रथाओं के संरक्षण को आवश्यक मान सकते हैं। उदाहरण के रूप में राजस्थान में करणी सेना जैसे कुछ रूढ़िवादी जाति आधारित संगठन ने अंतरजातीय विवाह का कड़ा विरोध किया है और जाति आधारित विभाजन को संरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया है। अब हम प्रगतिशील दृष्टिकोण के बारे में देखें। मुख्य ध्यान जातिगत समानता और सामाजिक न्याय की वकालत। स्पष्टीकरण के बारे में कई व्यक्ति और समूह जाति व्यवस्था को एक भेदभावपूर्ण और दमनकारी सामाजिक संरचना के रूप में पहचानते हैं जो असमानता को कायम रखती है। वह जाति आधारित पदानुक्रम को समाप्त करना चाहते हैं तथा सामाजिक एकीकरण और सभी के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब उदाहरण के रूप में दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील बेजवाड़ा विल्सन जो सफाई कर्मचारी आंदोलन के साथ संस्थापक हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन एक ऐसा संगठन है जो मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने के लिए समर्पित है। अब हम मिश्रित दृष्टिकोण के बारे में। मुख्य ध्यान जाति के अस्तित्व को स्वीकार करना लेकिन सुधार की वकालत करना। स्पष्टीकरण पर चलते हैं। कुछ लोग जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक महत्व और दृढ़ता को स्वीकार करते हैं लेकिन पूर्ण उन्मूलन के बजाय इसके सुधार के लिए तर्क देते हैं। वह सामाजिक सुधारों, आरक्षण नीतियों और जाति आधारित समावेशिता और अंतर्जातीय संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयासों की वकालत कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में प्रमुख अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भारत में जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक महत्व और जटिलता को स्वीकार करते हुए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से सामाजिक असमानता को संबोधित करने की आवश्यकता पर तर्क देते हैं। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्षतः सामाजिक समस्याओं के प्रति अभिवृत्ति का निर्माण जटिल है और विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के प्रति विरोधाभासी दृष्टिकोण को सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों, व्यक्तिगत अनुभवों और शिक्षा के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सामाजिक समस्याओं के समाधान और अधिक समतापूर्ण एवं
निष्पक्ष समाज को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक सेवा के संदर्भ में जवाबदेही का क्या अर्थ है? लोक सेवकों की व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? अब सबसे पहले भूमिका देंगे, उसके बाद लोक सेवा की जवाबदेही के बारे में बताएंगे। भूमिका है, सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में जवाबदेही से तात्पर्य सिविल सेवकों के अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जवाब देने और उनके कार्यों के परिणामों के लिए जिम्मेदार होने के दायित्व से है। सरकार में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सिविल सेवकों को उनके कार्यों एवं निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। सिविल सेवकों की व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है। नंबर 1, आचार संहिता। सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता विकसित करने से नैतिक व्यवहार के लिए मानक निर्धारित करने तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। आचार संहिता में सिविल सेवकों के उत्तरदायित्व, अनैतिक व्यवहार के परिणामों और उल्लंघनों के लिए रिपोर्टिंग तंत्र की रूपरेखा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है निरीक्षण एवं निगरानी। निरीक्षण और निगरानी तंत्र को लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि सिविल सेवक नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं। इसमें गैर अनुपालन के क्षेत्र की पहचान करने के लिए नियमित ऑडिट, निरीक्षण और जांच शामिल हो सकती है। तीसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार सूचक। विशल ब्लोअर को सुरक्षा, अनैतिक व्यवहार या गलत काम की रिपोर्ट करने वाले भ्रष्टाचार सूचकों विशल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करने से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। विशल ब्लोअर सुरक्षा में प्रतिशोध और गोपनीयता के खिलाफ सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिए। अगला पॉइंट है प्रशिक्षण एवं विकास। सिविल सेवकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने से नैतिक व्यवहार और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इसमें आचार संहिता अनुपालन और नैतिकता पर प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। इन उपायों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि सिविल सेवकों को उनके कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, जिससे एक अधिक कुशल और प्रभावी सरकार बनेगी जो सार्वजनिक हित की सेवा करेगी। अंततः सार्वजनिक सेवा में जवाबदेही की संस्कृति एक अधिक न्यायपूर्ण एवं लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में योगदान दे सकती है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भारत सहित कई देशों में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा एक व्यापक मुद्दा है। यौन हिंसा की घटनाओं की बढ़ती संख्या समाज के अंतर्निहित पितृसत्तात्मक अभिवृत्ति के कारण है, जो महिलाओं को माँ, बहन और पत्नी की पारंपरिक भूमिका निभाने तथा परिवार और समुदाय के नाम एवं सम्मान की वाहक बनने में विश्वास करती है। यह आवृत्ति कामकाजी महिलाओं को आसान और कम नैतिक चरित्र वाली मानने में प्रकट हुआ है, इसलिए उन्हें वस्तु की तरह देखा जाता है। हम मुख्य भाग पर चलते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए नवीन उपाय अपनाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ उपाय हैं। सामुदायिक गतिशीलता। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से निपटने में सामुदायिक गतिशीलता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देकर यौन हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति बनाना संभव है। दूसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी का उपयोग। यौन हिंसा को रोकने और संबोधित करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। मोबाइल ऐप, पैनिक बटन और GPS ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में अधिकारियों को सूचित करने और मदद मांगने में सक्षम बना सकता है। अगला पॉइंट है सशक्तिकरण कार्यक्रम। सशक्तिकरण कार्यक्रम महिलाओं को अधिक
आत्मनिर्भर और मुखर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे उन्हें यौन हिंसा की घटनाओं का विरोध करने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण। लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण कार्यक्रम कानून प्रवर्तन अधिकारियों, चिकित्सा पेशेवरों और अन्य हितधारकों को लिंग आधारित हिंसा की बारीकियों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। ऐसे उपाय देश में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। अंततः यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यौन हिंसा के विरुद्ध लड़ाई एक सामूहिक उत्तरदायित्व है और इसमें सार्थक एवं अस्थायी प्रभाव डालने के लिए सभी हितधारकों, व्यक्तियों, समुदायों, सिविल सोसाइटी संगठनों तथा सरकार की भागीदारी एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने का ध्यान से, उसके बाद उत्तर देने। आजकल समस्त विश्व में आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही विकास के कारण पैदा होने वाले पर्यावरणीय क्षरण के संबंध में चिंता भी बढ़ रही है। अनेकों बार हमारे सामने विकसित कार्यकलापों और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच सीधा विरोध दिखाई पड़ता है। विकसित प्रक्रम को रोक देने या उसमें काट छाट कर देना भी साध्य नहीं है और ना ही पर्यावरण के क्षरण को बढ़ने देना उचित है, क्योंकि यह तो हमारे सबके जीवन के लिए खतरा है। ऐसी कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए जिनको इस धुंध का शमन करने के लिए अपनाया जा सकता हो और जो हमें धारणीय सस्टेनेबल विकास की ओर ले जा सकती है। अब सीधे भूमिका पर चलते हैं। यह केस स्टडी आर्थिक विकास और पर्यावरणीय ह्रास के बीच संघर्ष पर प्रकाश डालती है। अब हम पहले हितधारी के गुण देखेंगे। वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान, पर्यावरणीय संगठन, स्थानीय समुदाय, उद्योग और व्यवसाय। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विकास और पर्यावरणीय ह्रास के बीच संघर्ष को समाप्त करने और सतत विकास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया जा सकता है। नंबर 1, सतत विकास योजना। पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक कारकों पर विचार करने वाली व्यापक और एकीकृत योजना लागू करना। ऐसी नीतियों और नियम विकसित कीजिए जो सतत प्रथाओं को बढ़ावा दे और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करे। अगला पॉइंट है संसाधन दक्षता। संसाधन स्वच्छ उत्पादन तकनीकों, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाकर संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना। उद्योगों को सतत प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा पॉइंट है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने और शासन उपाय विकसित करने के लिए विकास परियोजनाओं का गहन मूल्यांकन करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों और हितधारकों को शामिल करना। अगला पॉइंट है संरक्षण एवं परिरक्षण। संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों और सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं की स्थापना के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखें। सतत कृषि और वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए। अगला पॉइंट है सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा। सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जनता, नीति निर्माताओं और व्यवसायों के बीच जागरूकता पैदा करना। अस्थायी प्रथाओं पर क्षमता और ज्ञान निर्माण के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इन रणनीतियों को अपनाने से विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन हासिल करना संभव है, जिससे सतत विकास हो सके जो वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक कल्याण सुनिश्चित करता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मान लीजिए कि आपने निकट मित्रों में से एक जो स्वयं सिविल सेवा में जाने के लिए प्रयत्नशील है, वह लोक सेवा में नैतिक आचरण से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके पास आता है। वह निम्नलिखित बिंदुओं को उठाता है।
आज के समय में जब अनैतिक वातावरण की काफ़ी फैला हुआ है, अनैतिक वातावरण काफ़ी फैला हुआ, नैतिक सिद्धांतों से चिपके रहने के व्यक्तिगत प्रयास व्यक्ति के करियर में अनेक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये परिवार के सदस्यों पर कष्ट पैदा करने और साथ ही साथ स्वयं के जीवन पर जोखिम का कारण भी बन सकते हैं। कि हम क्यों न व्यवहारिक बने और न्यूनतम प्रतिरोध के रास्ते का अनुसरण करें और जितना अच्छा हम कर सकें उसे ही करके प्रसन्न रहें। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का। दूसरा पॉइंट है, जब इतने अधिक लोग गलत संसाधनों को अपना रहे हैं और तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा यदि केवल कुछ एक लोग ही नैतिकता की चेष्टा करें और अप्रभावी ही रहेंगे और निश्चित रूप से अंततः निराश हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, यदि हम नैतिक सोच विचार के बारे में अधिक बतंगड़ बनाएंगे तो क्या इससे देश की आर्थिक उन्नति में रुकावट नहीं आएगी? असलियत में उच्च प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में हम विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने को सहन नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, यह तो समझ आता है कि भारी अनैतिक तौर तरीकों में हमें फंसना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे मोटे उपहारों को स्वीकार करना और छोटी मोटी तरफदारियों करना सभी के प्रेरणा में वृद्धि कर देता है। यह तंत्र को और भी अधिक सुचारू बना देता है। ऐसे तौर तरीकों को अपनाने में गलत क्या है? उपरोक्त दृष्टिकोणों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस विश्लेषण के आधार पर अपने मित्र को आपकी क्या सलाह रहेगी? 250 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। हमें पहले चारों प्रश्न को आसानी से पढ़कर आसानी से समझना है, उसके बाद हमको उत्तर देना है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। अनैतिक माहौल में व्यवहारिकता को नैतिक सिद्धांतों के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सामाजिक कल्याण के लिए नैतिकता को कायम रखना अपरिहार्य है। नैतिकता का अभ्यास करने वाला एक छोटा सा अल्पसंख्यक अभी भी फर्क ला सकता है और आर्थिक प्रगति को नैतिक विचारों से समझौता नहीं करना चाहिए। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। विश्लेषण और सलाह। व्यवहारिकता बनाम नैतिकता। व्यवहारिक होना और कम से कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन यह नैतिक सिद्धांतों से समझौता करता है और व्यवस्था के समग्र पतन में योगदान देता है। नैतिक मानकों को कायम रखना केवल व्यक्तिगत ईमानदारी के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक उदाहरण भी स्थापित करता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा पॉइंट है अल्पसंख्यक प्रभाव के बारे में हम देखते हैं। भले ही एक छोटा सा अल्पसंख्यक नैतिक होना चुनता है, इनका संपूर्ण तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। नैतिक व्यक्ति बदलाव के लिए रोल मॉडल और उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, दूसरों को अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने और नैतिक विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है नैतिकता और आर्थिक प्रगति। नैतिक विचार आर्थिक प्रगति के विरोध में नहीं हैं, वे पूरक हैं। सतत विकास के लिए पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना आवश्यक है। चौथा पॉइंट है छोटी छोटी संतुष्टि और उपकर। छोटी छोटी अनैतिक गतिविधियों में संलग्न होना, जैसे कि परितोषण देना या स्वीकार करना, सत्यनिष्ठा को नष्ट कर देता है और भ्रष्टाचार की संस्कृति को कायम रखता है। छोटी अनैतिक प्रथाएं टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो, प्रथाएं निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता के सिद्धांतों को कमज़ोर करती हैं। अब मित्रों को सलाह के बारे में देखेंगे। प्रचलित अनैतिक वातावरण के बावजूद नैतिक सिद्धांतों को कायम रखें, क्योंकि यह व्यक्तिगत विकास, सामाजिक प्रगति और दीर्घकालिक सफलता में योगदान देता है। एक आदर्श बने और अपने नैतिक आचरण से दूसरों को प्रेरित कीजिए, भले ही आप अल्पसंख्यक वर्ग का हिस्सा हों। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नैतिक आचरण केवल एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व है। नैतिक सिद्धांतों को
बरकरार रखते हुए आपका मित्र सिस्टम के सकारात्मक परिवर्तन में योगदान दे सकता है और उस बदलाव का हिस्सा बन सकता है जो वे देखना चाहते हैं।